नमस्कार। पाषाणकालीन संस्कृतियों के अध्ययन के बाद आज हम एक नए टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई, इसके अलग अलग स्थलों का उत्खनन किस तरीके से किया गया या इसके खोज की कहानी क्या है, ये आज हम समझने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज अंग्रेजों के आने के बाद की एक परिघटना है। अंग्रेज जब इंडिया आए, भारत आए और उन्होंने यहाँ पर अपना शासन शुरू किया तो उन्होंने भारतीयों को समझने की कोशिश की, भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश की। इन प्रयासों के तहत ही जैसा कि हम जानते हैं कि 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति के धर्मशास्त्रों का, धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करना और भारतीय समाज और संस्कृति को समझने की कोशिश करना। यह प्रयास इसलिए किए जा रहे थे ताकि भारतीयों को समझा जा सके, ताकि उन पर शासन करने में सहायता प्राप्त हो सके। इसी क्रम में क्योंकि शुरुआत में जब उन्होंने ग्रंथों के आधार पर भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश की तो जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक ग्रंथों के आधार पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य वैदिक ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज का या भारतीय संस्कृति का जो शुरुआती बिंदु था वो वैदिक संस्कृति को माना गया था। यानी कि इससे पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि भारत सरकार का एक संगठन है जिसका हिंदी नाम है भारतीय पुरातत्व विभाग। इसकी स्थापना के बाद भारत में प्राचीन जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, जितने भी स्मारक थे, उनके संरक्षण का कार्य ASI के द्वारा आज भी मेंटेन किया जा रहा है। हम किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ नज़र आता है, जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर लगाया जाता है, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए लगाया जाता है। तो बात वहाँ से शुरू होती है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता भी कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा इस संगठन की स्थापना होती है। क्योंकि हमने देखा कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीयों की संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ के एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में भी इंटरेस्टेड हैं। न केवल एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि वैदिक ग्रंथ, बल्कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में भी वो इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो सबसे पहले पंजाब में उस समय पर, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया था, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही एरिया थे, दोनों एक ही कंट्री के पार्ट थे, तो उस समय पर चार्ल्स मैसन नामक ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर निकले हुए एक अधिकारी के द्वारा पंजाब के साहिवाल जिला के एक गांव में एक टीले का अवलोकन किया गया। उसने समझा, चार्ल्स मैसन ने, कि इसी स्थान पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस का युद्ध लड़ा गया था। पोरस के बारे में आपने पोरस का नाम सुना होगा, किंग पोरस का। किंग पोरस की लाइफ पर बेस्ड एक टीवी सीरियल भी सोनी टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे आप और अच्छे तरीके से किंग पोरस के कैरेक्टर को समझ सकते हैं। किंग पोरस का जो राज्य है वो सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में चिनाब और झेलम नदियों के बीच था। और किंग पोरस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत ही सीमित शक्ति और सीमित संसाधनों के बावजूद सिकंदर का सामना करने का ठानी, और भले वो परास्त हुए हों युद्ध में, लेकिन उनका जो आत्मसम्मान है, उनका जो स्वाभिमान है, उसके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं इतिहास के पन्नों में। तो चार्ल्स मैसन जब पंजाब के साहिवाल जिले में पहुँचे तो उस गांव में स्थित टीले को उन्होंने समझा कि यहाँ पर शायद 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस का युद्ध लड़ा गया था, और इसलिए उन्होंने उसे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की जगह माना। इसके बाद कुछ वर्षों बाद अलेक्जेंडर बर्न्स नाम के एक यात्री ने हड़प्पा की यात्रा की। हड़प्पा जो कि पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित पंजाब में स्थित है।
उनको यह तो पता चला कि वो किसी महत्वपूर्ण स्थल पर पहुँचे हैं, लेकिन वो ज़्यादा कोई जानकारी उस स्थल के बारे में प्राप्त नहीं कर पाए। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम स्वयं 1850 के दशक में हड़प्पा की यात्रा करते हैं और एक सीमित उत्खनन भी करते हैं, एक एक्सकेवेशन भी करते हैं, जिसमें उन्हें कुछ प्राचीन संरचनाओं के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम सेकेंड टाइम 1872 में हड़प्पा की यात्रा पर पहुंचते हैं। अभी क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कि उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके वो डायरेक्टर जनरल थे उस समय पर। और जब वो हड़प्पा पहुँचे तो वहाँ पर उस समय उस टीले के आसपास रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था और उस टीले में स्थित जो ईंटें थी वो ईंटें रेल लाइन बिछाने वाले ठेकेदारों के द्वारा यूज़ कर ली गई थी, जिसके कारण टीले की संरचना जो है वो बिगड़ चुकी थी। इस स्थिति ने कनिंघम को बहुत ही ज़्यादा विचलित कर दिया। कनिंघम को हड़प्पा से कुछ पाषाण औजार प्राप्त हुए, कुछ मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, और इसके साथ साथ सांड के चित्र वाला एक मोहर, एक सील उन्हें मिली जिस पर नीचे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जो लिखा हुआ था वो पढ़ना उनके लिए मुमकिन उस वक्त नहीं था। सांड के विषय में यह कहा गया कि ये जो सांड था उस पर उसके कुबड़ नहीं थी, उस वजह से उन्होंने समझा कि यह एक विदेशी सील है। लेकिन ये हम जैसा कि देखेंगे जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, तो बिना कुबड़ का सांड जो है वो किस तरीके से हड़प्पा की सील्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन रखता है, लेकिन उन्हें यह लगा कि कुबड़ नहीं होने की वजह से यह एक विदेशी सील है। तो इस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक से, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट से अपना मुंह मोड़ लिया और एक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज करने से वंचित रह गए। तो आइए फिर आगे देखते हैं कि हड़प्पा की खोज आखिरकार किस तरीके से होती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जिन भी एएसआई के अधिकारियों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जांच पड़ताल की, वे उन स्थानों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। पंडित हीरानंद शास्त्री ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हड़प्पा के उत्खनन से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उस समय तक हड़प्पा की इम्पोर्टेंस की जानकारी किसी को भी नहीं थी। D.R. भंडारकर जैसे महोदय ने तो मोहनजोदड़ो के बारे में यह लिखा कि यह स्थल 250 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं लगता है, और अगर आज हम देखते हैं तो हमें पता है कि यह सभ्यता 5000 साल पुरानी है। तो सोचिए कि किस तरीके से उस वक्त इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया या इस तथ्य की जानकारी नहीं होने की वजह से कितने इम्पोर्टेंट एक्सकेवेशन से, कितने इम्पोर्टेंट हमारे इतिहास से हम वंचित रह सकते थे। लेकिन फिर भी किसी तरह 1920 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की और 1921 में R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य जो है वो शुरू किया गया। ये जो इमेज है वो है दयाराम साहनी की, जिन्होंने 1920 में पहली बार हड़प्पा का उत्खनन किया। नेक्स्ट जो इमेज आप देख रहे हैं वो है R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी की, जिनके द्वारा 1921 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य शुरू किया गया। उत्खनन कार्य हो जाने के बावजूद यह जो खोज हुई थी इसका वास्तविक महत्व महसूस करने में बहुत सारे साल लग गए। चार्ल्स मैसन के द्वारा जो सबसे पहली बार सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की एक यात्रा की गई थी हड़प्पा के टीलों की, उसके लगभग 100 सालों के बाद 1924 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल थे, तो उनके द्वारा 1924 ईस्वी में इस सभ्यता की उद्घोषणा की गई। जॉन मार्शल के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया हड़प्पा सिविलाइजेशन पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर स्पेसिफिकली उस समय, क्योंकि उस समय इन्हीं दोनों की खोज हो पाई थी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसकी शुरुआत वैदिक युग से न होकर के सिंधु घाटी सभ्यता से होती है, और इस तरीके से 2500 वर्ष पुराना इतिहास और जाना गया और भारत
की जो प्राचीन सभ्यता है वो मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला करके खड़ी कर दी गई। ये जो इमेज है वो है जॉन मार्शल की इमेज, जो कि 1902 से 1928 ईस्वी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक उत्खनन स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी मिली, लेकिन आगे हम देखेंगे कि और ज़्यादा उत्खनन होने पर हड़प्पा सभ्यता के और ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे लिए इमर्ज होकर के आते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता, आखिर इस सभ्यता को किस नाम से पुकारा जाए। पुरातत्ववेत्ताओं में, इतिहासकारों में इस सभ्यता के नामकरण को लेकर के बहुत ज़्यादा मतभेद है। आखिर यह मतभेद क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका उचित नाम क्या होना चाहिए। क्योंकि इस सभ्यता से जुड़े प्रारंभिक स्थलों की खोज सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुई, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया, जिसे हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन कह सकते हैं। लेकिन आज हमें हड़प्पा सभ्यता से जुड़े लगभग 1400 स्थलों की जानकारी प्राप्त है, जिनमें से 475 पाकिस्तान में स्थित है और 925 स्थल जो हैं वो हिंदुस्तान में स्थित हैं। हिंदुस्तान में यद्यपि इनका संकेंद्रण ज़्यादा है। यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह सभ्यता 3 प्रमुख देश अगर हम देखें तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से में इस सभ्यता के स्थल हमें प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान में देखें तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश जैसे राज्यों में इस सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं और अफगानिस्तान में शोरतुगही नाम का एक सिंगल हड़प्पा सेटलमेंट हमें प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान के एरिया में। इस तरीके से देखें तो इस सभ्यता का जो विस्तृत भौगोलिक विस्तार है उसके आधार पर अगर इसका नामकरण सिंधु या सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाए तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इतने विशाल क्षेत्र में फैले होने के कारण यह सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी तक सीमित नहीं रही है। इसलिए इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता नहीं रखा जा सकता है। और अगर जैसा आपने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो लेक्चर का टाइटल इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इसका एक लोकप्रिय नाम है, नहीं रख करके हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर रखा गया है तो उसका क्या कारण रहा होगा, ये भी आप थोड़ी देर में समझेंगे। हम क्योंकि इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट या भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं तो आइए समझते हैं कि इसके नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट्स क्या हैं। पूर्व में, उत्तर में अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का जो सुदूरवर्ती केंद्र है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा नामक स्थल है, जो कि उत्तर में सुदूरवर्ती क्षेत्र है। दक्षिण में इसका सबसे लास्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के किनारे देमाबाद नामक स्थल, जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे सुत कंगेडोर नाम का स्थल जो है वो सबसे पश्चिमी स्थल माना गया है। और पूर्व में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे अलमगीरपुर नामक स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पूर्ववर्ती स्थल जो है वो माना गया है। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन नामों को याद रखना इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये याद रखना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अब आइए एक मैप के थ्रू हम इन चीज़ों को समझते हैं। जिस शोरतुगही की हम बात कर रहे थे, शोरतुगही जो है वो आपके यहाँ पर स्थितीय स्थल है। शोरतुगही को हमने समझा, जो बिल्कुल वेस्टर्न एरिया हम देख रहे थे सुत कंगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के दाश्क नदी के किनारे, वो यहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र क्योंकि इस एरिया में शो नहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र के इस एरिया में स्थित हैं आपके देमाबाद नामक स्थल, जो कि सबसे
सदर्न पॉइंट है। और आलमगीरपुर, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आलमगीरपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हड़प्पन सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थल जो है वो उत्तरवर्ती क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से मैप में हम इन एरियाज़ को लोकेट कर सकते हैं। और हम मैप में ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो एरियाज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप मोहनजोदड़ो को देख पा रहे हैं। मोहनजोदड़ो के अलावा जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं उसमें आपके हड़प्पा है, ये हड़प्पा को आप यहाँ पर लोकेट कर पा रहे हैं। ये दोनों ही स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। और भारत में इम्पोर्टेंट जो स्थल है उनमें ये राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, धोलावीरा है। इस तरीके के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो भारत में स्थित हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने भी वाले हैं। तो इस तरीके से हम इस मैप में हड़प्पन सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट प्लेसेस को लोकेट कर पा रहे हैं। आइए अब आगे हम बात करते हैं किस तरीके से इस सभ्यता का नामकरण होना चाहिए। अभी तक हमने समझा कि क्यों इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं हो सकता है। अब कुछ विद्वानों के द्वारा इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने की कोशिश भी की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल प्राचीन सरस्वती नदी या वर्तमान घग्गर नदी, जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती है, उसके किनारे स्थित हैं। सरस्वती नदी के बारे में आपने आजकल के न्यूज़पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि इसकी खोज को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। ऐसा माना गया है कि अब यह नदी भूमिगत हो गई है। प्राचीन वेदों में इस नदी का जिक्र मिलता है और इसकी पहचान कहीं कहीं पर घग्गर नदी से की जाती है। तो घग्गर नदी को, जैसा कि हमने कहा कि ये ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी के रूप में चिन्हित किया जाता है। और इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल सिंधु और सरस्वती नदी की घाटियों में पाए गए हैं। इसलिए कुछ विद्वानों के द्वारा इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जैसा कि हमने अभी इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को मैप से भी समझने की कोशिश की, तो हमें पता है कि जो प्रॉब्लम इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता रखने से जुड़ी है, वही प्रॉब्लम्स इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता रखने में भी जुड़ी हुई है। क्योंकि ना तो ये सिर्फ सिंधु घाटी में संकेंद्रित है, ना ही ये सिंधु और सरस्वती नदी इन दोनों की घाटियों में केंद्रित है, बल्कि इस सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही विस्तृत है। अफगानिस्तान के शोरतुगई से लेकर के पाकिस्तान में सुतकंगेडोर से लेकर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जम्मू कश्मीर में मांडा और दक्षिण में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में स्थित देमाबाद, इतने विशाल 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई होने के कारण इस सभ्यता का नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता भी उचित नहीं जान पड़ता है। तो फिर इसका नाम क्या होना चाहिए? आर्कियोलॉजी या पुरातत्व की एक शास्त्रीय परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर किसी भी सभ्यता से जुड़े जो सबसे पहला स्थल होता है उसकी खोज के आधार पर ही उसका नामकरण किया जाता है। तो इस परंपरा के आधार पर इस सभ्यता का जो सबसे प्रारंभिक केंद्र जिसकी खोज की गई थी वो था हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित है। इसलिए इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा उपयुक्त सिद्ध होता है। और इसी वजह से इस वीडियो लेक्चर का टाइटल इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता नहीं रख करके हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। तो ये तो बात की हमने इस सभ्यता के नामकरण के बारे में। अब आइए देखते हैं कि जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं उसका कालक्रम क्या है, किस टाइम पीरियड में हिस्ट्री में हम इस सभ्यता को लोकेट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता से जो भी हमें मुहरें प्राप्त हुई हैं उन मुहरों पर हमें कुछ लिखावट तो मिली है, लेकिन इस लिपि का, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की इस लिपि को हम अभी तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। इस वजह से हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड किसी भी प्रकार के रिटन एविडेंसेस नहीं हैं। वैसे तो रिटन एविडेंसेस हैं, लेकिन अगर हम उनको पढ़ नहीं पाए तो उनका फ़ायदा ही क्या। तो इस वजह से अभी तक हम इस सभ्यता से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि पुरातात्विक जो प्रमाण हैं उन्हीं के आधार पर इस सभ्यता के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस वजह से प्रारंभ में तो देखा गया कि इस सभ्यता का कोई न कोई लिंक मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। मेसोपोटामिया जो कि मध्य एशिया में स्थित एक सभ्यता मानी गई है, दजला और फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक, कुवैत, ईरान इराक बॉर्डर और इस तरीके के जो एरियाज़ हैं, तुर्की और इस तरीके के एरियाज़ में ये सभ्यता जो है वो प्राचीन काल में पनपी थी। तो उससे कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता का एक लिंक माना गया। मेसोपोटामिया में ऊर और किश इन दोनों स्थलों पर कुछ हड़प्पाई मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग कालक्रम इस सभ्यता के लिए सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहला कालक्रम जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर निकाला गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक तरीके की डेटिंग पद्धति है, यह एक तरीके का डेटिंग मेथड है जिसके आधार पर साइंटिफिक तरीके से किसी भी प्राचीन स्थल का कालक्रम जो है वो निर्धारित किया जाता है और इसके आधार पर 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का कालक्रम डिसाइड किया गया है और इसे 3 चरणों में 3 स्तरों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला माना गया है पूर्व हड़प्पाई चरण या अर्ली हड़प्पन फेज, जो कि 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना गया है। सेकंड माना गया है परिपक्व हड़प्पाई चरण यानी कि मैच्योर हड़प्पन फेज, जो कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। और तीसरा जो चरण है वो माना गया है उत्तर हड़प्पाई चरण यानी कि लेट हड़प्पन फेज, जो कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो इस तरीके से इस सभ्यता का संपूर्ण कालक्रम रेडियो कार्बन विधि के आधार पर 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। लेकिन अन्य विद्वानों के द्वारा भी अपने आधार पर कालक्रम जो है वो सजेस्ट किए गए हैं, लेकिन यह जो कालक्रम है रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर वो सर्वाधिक मान्य या सर्वाधिक सहमति के आधार पर माना गया कालक्रम है। इसके बाद 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का कालक्रम सर मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा निर्धारित किया गया है। ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे और भारत में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस के उत्खनन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल में सिंधु सभ्यता के व्यापार को लोकेट करने की कोशिश की है। सारगोन जो शासक है मेसोपोटामिया के, उनका काल 2350 ईसा पूर्व से शुरू होता है। तो इस कारण से उस समय क्योंकि सारगोन के काल में सिंधु सभ्यता का व्यापार अपने चरम पर था मेसोपोटामिया से, तो इसलिए उन्होंने इसकी निम्न सीमा 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की है। और क्योंकि ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, तो उन्होंने इसकी उच्च सीमा 1500 ईसा पूर्व निर्धारित की है और इस आधार पर इस सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके बाद एक और पुरातत्ववेत्ता हैं डीपी अग्रवाल, उनके द्वारा इस सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। उनके हिसाब से 1750 ईसा पूर्व के आसपास से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो जाता है और 1500 ईसा पूर्व तक आते आते यह सभ्यता नष्ट हो जाती है और इसकी जगह ले लेती है वैदिक सभ्यता। सर जॉन मार्शल, जिनके द्वारा सबसे पहले इस सभ्यता की खोज के बारे में उद्घोषणा की गई थी, उनके द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन कार्यों के आधार पर इस सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। लेकिन उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया है कि इस अवधि को संपूर्ण सिंधु सभ्यता के उत्थान और पतन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन पर, एक पर्टिकुलर साइट के एक्सकेवेशन पर बेस्ड है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जो कालक्रम सजेस्ट किया गया है, जो टाइम पीरियड सजेस्ट किया गया है, वो सर्वाधिक मान्य टाइम पीरियड है। इसकी एक वजह ये भी है कि आगे चलकर यह पता चलता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से जो टाइम पीरियड हमें प्राप्त होता है वो कहीं न कहीं मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का जो इंटरेक्शन है, चाहे वो व्यापार के तौर पर रहा हो या अन्य किसी सांस्कृतिक तौर पर, तो वो इंटरेक्शन कहीं न कहीं रेडियो कार्बन डेटिंग से मैच होता है।
इसलिए भी रेडियोकार्बन डेटिंग के आधार पर जो कालक्रम सजेस्ट किया गया है वो सर्वाधिक माना गया या सर्वाधिक सर्वमान्य एक तरीके का टाइम पीरियड जो है वो है। तो ये हमने बात की इस वीडियो लेक्चर में सिंधु सभ्यता के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या है यह सभ्यता, इसकी खोज किस तरीके से हुई, इसका नामकरण क्या होना चाहिए और इसका टाइम पीरियड हिस्ट्री में हम कहाँ लोकेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।